मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे बहुत बुरी तरह से बांधा गया होता है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो वो भी यहाँ पर बंधा हुआ है। इधर यहाँ पर एक डिफॉर्म आदमी होता है जो अपना हथियार तेज करते हुए इन्हें टॉर्चर करने की तैयारी कर रहा है। इस लड़की को पहले भी काफी टॉर्चर किया गया है, लेकिन वो किसी तरह अपने हाथ को ब्लेड से निकाल कर यहाँ से बचने की कोशिश करती है। वो यहाँ से निकलकर सीढ़ियों तक जाती है, लेकिन उसके जाने की आवाज उस किलर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद में उसे अपने बॉयफ्रेंड को यहीं पर छोड़कर भागना पड़ता है। वो लड़की गिरते पड़ते उस दरिंदे से यहाँ से भाग रही होती है। ये दरिंदा भी हाथ में हंसिया लिए हुए उसका पीछा कर रहा है। अब वो लड़की एक खाई पे जाके रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर रास्ता कोई भी न होने के कारण वो लड़की खाई में गिरकर अपनी जान दे देती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइक और सेरिल है। ये दोनों लोग यहाँ पर हाइकिंग ट्रिप पर आए हैं। दोनों लोग यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर हाइकिंग के लिए एक अच्छी सी स्पॉट पता करते हैं। इसी दौरान हम यहाँ पर मिसिंग पोस्टर में उन दोनों कपल को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब इधर पार्क रेंजर उन्हें एक हाइकिंग के लिए अच्छी सी लोकेशन बताता है जहाँ पर रेंजर्स भी पेट्रोलिंग करने के लिए वहाँ पर जाया करते हैं। वो साथ में एडवाइस भी देता है कि इसके अलावा और कहीं ना जाएं। अब ये दोनों जब जंगल में पहुंचते हैं तो इस जगह पर फोन में नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे, जिससे माइक अपना फोन कार में ही छोड़ देता है। दोनों लोग हाइकिंग करने के लिए यहाँ से निकलकर उसी स्पॉट पर आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अब किधर जाना चाहिए। अब इसी दौरान उन्हें यहाँ एक लेडी मिलती है। इस लेडी का नाम ईडा है। वो इन दोनों को बताती है कि हाइकिंग करने के लिए टिम्बर फॉल्स सबसे बेस्ट स्पॉट है। ईडा यहाँ की रहने वाली है, जिससे उसकी बात मान के माइक और सेरिल आगे बढ़ते हैं। अब दोनों लोग उसी टिम्बर फॉल्स की डायरेक्शन में कुछ दूर चलते हैं। यहाँ का नेचर काफी रोमांटिक होता है, जिसके बाद में माइक सेरिल के साथ में रोमांस करने लगता है। उनके रोमांस करते वक्त अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये लोग एक्चुअली हंटर्स होते हैं और वो इन दोनों से मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम सभी को ये सब यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में वो माइक को अपनी हैंडमेड अल्कोहल ट्राई करने के लिए देते हैं। माइक को इस सबसे काफी गुस्सा आ रहा था, जिससे वो अपनी गन निकालने वाला होता है, लेकिन सेरिल उसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक लेती है। माइक अब उस अल्कोहल को ट्राई करता है और इसके बदले माइक को इन्हें $50 देने पड़ते हैं और इसके बाद में वो सभी यहाँ से अब चले जाते हैं। माइक और सेरिल दोनों लोग फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सेरिल इसी दौरान पूछती है कि तुम अपने साथ में ये गन क्यों लाए हो। सेरिल इससे काफी नाराज होती है, जिसके बाद में माइक इस गन की बुलेट्स को फेंक देता है। अब इसी दौरान यहाँ पर एक रेंजर आता है। माइक और सेरिल थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि इस रूट पर कोई भी रेंजर पेट्रोलिंग के लिए नहीं आता है। तीनों के बीच में यहाँ पर कुछ बातें होती हैं। अब रात भी होने वाली है, जिससे क्लाइड उन्हें रुकने के लिए एक अच्छी सी जगह बता देता है, जिससे वो दोनों कैंपिंग कर पाए। दोनों लोग उस माउंटेन हिल पर जाते हैं जहाँ का व्यू बेहद ही शानदार है। दोनों लोग अपना टेंट यहीं पर लगाते हैं और इस रोमांटिक रात में दोनों लोग साथ में रोमांस करते हुए इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन इसी बीच में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बाहर से इनको कोई देख रहा है। खैर अब सुबह हो जाती है। सेरिल नींद से उठ के बाद में वो पास के लेक में नहाने के लिए चली जाती है। सेरिल अकेले ही स्विमिंग कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। और जब वो लेक के बाहर निकलती है तब वही डिफॉर्म आदमी उसे पकड़ लेता है। सेरिल की चीखने की आवाज इधर माइक तक भी पहुंच गई होती है। वो जल्दी से उठ के लेक के पास में आके देखता है। सेरिल तो उसे यहाँ नहीं दिखती, लेकिन उसका लॉकेट उसे वहीं पड़ा हुआ मिलता है। माइक अब जल्दी से भागते हुए सेरिल को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच में भागते वक्त वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। माइक अब अपने घाव पर खून रोकने के लिए कपड़ा लपेट लेता है। अब इसी दौरान दूसरी ओर से वही हंटर्स आ रहे थे, जिनके हाथ में सेरिल का टॉवेल था। इसे देखने के बाद में माइक को लगता है कि इन्होंने ही शायद सेरिल के साथ में कुछ किया है, जिससे वो इन पर अटैक कर देता है। माइक उनकी शॉटगन लेके पूछता है कि वो सेरिल को कहाँ ले गए, लेकिन ये शख्स बताता है कि ये टॉवेल उन्हें जमीन में पड़ा हुआ मिला था। इस शख्स की बातों में कुछ हद तक सच्चाई लग रही होती है, जिसके बाद में माइक यहाँ से वापस चला जाता है। वापस आने पर वो यहाँ पर ये देखता है कि उसका टेंट गायब है और उसका सारा सामान भी कोई उठा ले गया है। वो फिर से जंगल की ओर भागता है, जहाँ तभी उसके ऊपर खून की एक बूंद गिरती है। माइक देखता है कि एक हिरन है जो ऊपर टंगा हुआ है और वो इसे देखते हुए पीछे बढ़ता है, जिसके बाद में वो जाके एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप में बुरी तरह से फंसा होता है, जिसके बाद में ईडा यहाँ पर आके उसकी हेल्प करती है। अब कुछ देर बाद में माइक की आंख खुलती है। वो देखता है कि ईडा उसे अपने घर लेकर आई है। ईडा कहती है कि तुम्हारे पैर का घाव काफी गहरा था, जिससे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। ईडा माइक के पैर पर वही अल्कोहल डाल के उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, जिससे माइक को काफी दर्द होता है। अब तभी दरवाजे पर कोई आता है। ईडा जाके डोर खोलती है तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वही हंटर है। वो ईडा से कहता है कि वो एक टूरिस्ट को ढूंढ रहा है, लेकिन ईडा झूठ बोल के मना कर देती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ईडा अब इधर चाय बना के माइक के लिए लाती है, लेकिन इस दौरान वो माइक को माइकल कह के बुला देती है। माइकल नाम किसी को भी पता नहीं होता है, जिससे माइक जान जाता है कि उसका पासपोर्ट चोरी हुआ था, वो इसी ने किया है। अब इसके बाद में माइक यहाँ से भागने लगता है। माइक ईडा पर हमला करके उसके घर के बेसमेंट में चला जाता है। इस बेसमेंट में हम यहाँ पर कुछ अजीब चीजों को देखते हैं। यहाँ पर कुछ नवजात मरे बच्चे बॉटल में रखे होते हैं। माइक फिर सेरिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि सेरिल उसे यहाँ पर बंधी मिलती है। माइक उसे खोल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ की लाइट काट दी जाती है। माइक पास
पास की पड़ी टॉर्च को उठाता है, लेकिन तभी यहाँ वही डिफॉर्म शख्स आके उसे पकड़ लेता है। सेरिल तो किसी तरह अपने को छुड़ा के यहाँ से भागने लगती है। डीकन अभी भी पीछे होता है, मगर सेरिल भागते हुए क्लाइड के पास में जाकर टकराती है। सेरिल क्लाइड से हेल्प मांगती है, लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्लाइड भी इन्हीं सबके साथ में मिला हुआ है। सेरिल को अब दोबारा उसी जगह लाया जाता है और यहाँ पर आने के बाद में ये सभी पहले माइक और सेरिल की शादी करवाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ईडा और क्लाइड हस्बैंड और वाइफ हैं और इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है, और अगर कोई बच्चा होता भी है तो वो मरा हुआ पैदा होता है, जिससे ये लोग यहाँ पर आए टूरिस्ट को पकड़कर उनसे बच्चे को पैदा करवाते हैं। माइक और सेरिल शादीशुदा नहीं थे, इसलिए वो पहले इनकी शादी करवाते हैं, क्योंकि बिना शादी के ये सभी चीजें गॉड के खिलाफ हैं। इन लोगों ने पहले भी ये ट्राई किया हुआ है, लेकिन डिकन हर बार लड़की से जबरदस्ती करके पूरा मैटर ही बिगाड़ दिया करता है, मगर इस बार शायद वो ऐसा ना करे। अब जब कुछ देर बाद में सेरिल इधर चेयर में बंधी होती है तो डिकन उसके पास में आकर फिर से अपना आपा खोने वाला होता है, लेकिन ईडा तब तक यहाँ पर आके उसे रोक देती है। क्लाइड और ईडा सेरिल को एक जगह पर बांध देते हैं और फिर माइक से कहते हैं कि तुम्हें हमें बच्चे को पैदा करके देना होगा, जिसके बाद में हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो सभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद भी माइक सेरिल के साथ में कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा मिलने के बाद में वो हमें मार देंगे। अब अगले दिन सभी लोग यहाँ पर आके चेक करते हैं कि माइक सेरिल के साथ में इंटीमेट हुआ था या नहीं। ईडा जान जाती है कि माइक ने सेरिल के साथ में कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद में क्लाइड अब उसे ला के बांध देता है और उसके बाद में डिकन अब उसे खूब टॉर्चर करता है। इस तरफ क्लाइड माइक की कार को ठिकाने लगाने के लिए जाता है तो यहाँ पर एक शख्स माइक को ढूंढते हुए क्लाइड से मिलता है। वो क्लाइड से 2 मिसिंग टूरिस्ट के बारे में बात करता है, लेकिन क्लाइड कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। एक बार फिर से क्लाइड माइक और सेरिल के पास में जाकर उनसे कहता है कि तुम हमें अगर बच्चा नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ में ठीक नहीं होगा। इस जगह पर तुम्हें कोई भी बचाने आने वाला नहीं है, लेकिन माइक को पता था कि उसे बाहर ढूंढा जाने लगा है। वो यही बात सेरिल को भी बता रहा होता है, लेकिन सेरिल इस समय बेहद डरी होती है। इस तरफ रेंजर्स इन दोनों को ढूंढते हुए उन्हीं हंटर्स के पास में जाते हैं और वो इनसे कहते हैं कि अगर तुम हमारी इन्हें ढूंढने में मदद करोगे तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके बाद में ये लोग भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ एक बार फिर से डिकन सेरिल को अकेला देख के उसके साथ में जबरदस्ती करने वाला होता है, लेकिन तब तक क्लाइड और ईडा यहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। ये दोनों बार बार इन दोनों को कन्विंस करा रहे होते हैं, लेकिन इतने में सेरिल हंसते हुए कहती है कि वो पहले से ही 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईडा को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि शादी से पहले बच्चा अपवित्र है, जिससे ईडा का यहाँ पर ये प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ बाहर वो दोनों हंटर्स माइक और सेरिल को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए होते हैं, लेकिन उनसे यहाँ पर कुछ आवाज हो जाती है, जिसके बाद में क्लाइड और ईडा दोनों लोग बाहर जाके अब देखते हैं। इन दोनों के जाते ही माइक अपने आप को खोलने की कोशिश करने लगता है। बाहर इधर जब एक शख्स तहखाने से आने की कोशिश कर रहा था तो क्लाइड उसे कुल्हाड़ी से मार देता है और ईडा दूसरे शख्स को गोली से उड़ा देती है। क्लाइड और ईडा दुखी होते हैं क्योंकि उनका प्लान फेल हो रहा था, लेकिन फिर बाद में ये दोनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम जाके उसका एबॉर्शन करके उसे फिर प्रेग्नेंट करेंगे। क्लाइड वापस बेसमेंट में जाता है, लेकिन माइक इधर आजाद हो गया था, जिसके बाद में वो क्लाइड पर चाकू से हमला कर देता है और बाद में उसी की शॉटगन से उसे मार देता है। इधर बाहर ईडा बॉडी को दफना रही थी और जब उसे गोली की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे क्लाइड मरा हुआ मिलता है। ईडा अब खूब रोने लगती है और फिर सेरिल पीछे से ईडा के सर पर मार देती है। दोनों लोग अब यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर डिकन आ गया होता है। माइक जल्दी से यहाँ पर कोई फोन ढूंढता है, उसे फोन तो यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन इधर सेरिल को एक रेडियो मिलता है जिसमें वो मदद के लिए स्टेशन पर कॉल करती है, मगर तब तक डिकन आके उसे पकड़ लेता है। सेरिल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, जिसके बाद में वो पास के क्रॉस को निकाल कर डिकन के फेस में घुसा देती है। सेरिल यहाँ से भागती है और पीछे डिकन भी उसके पीछे पड़ा होता है। अब जब डिकन बाहर आ गया होता है तो सेरिल उसके ऊपर जलता हुआ वही अल्कोहल डाल देती है, जिसके बाद में डिकन जलने लगता है। लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही थी, जिससे हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वो मरा है या फिर बच गया है। माइक और सेरिल दोनों लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ईडा आके इन पर अटैक करने वाली होती है, मगर फिर माइक सेरिल को हटा के खुद पर ही हमला ले लेता है। लेकिन अब सेरिल कुछ न सोचते हुए उसी हंसिये से उसके गले को काट देती है। माइक को काफी ज्यादा चोट लगी है, उसका काफी खून बह रहा है, मगर वो जल्दी से जाके कबर्ड से अपना फोन निकालती है, जिसमें पहले नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इस समय नेटवर्क्स होते हैं, जिसके बाद में सेरिल 911 पर कॉल कर देती है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेरिल का अब एक बेबी है और दोनों लोग जिंदा हैं, लेकिन लास्ट में हम डिकन को हंसिये के साथ में देखते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।